नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। आज हम फिर बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या में कि जिसके अंदर व्यक्ति को खाना खाने में अवरोध होता है। यानी जब वो मुंह के ज़रिए खाना पेट में ले जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। तो ये रुकावट जब आती है, कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिसमें कि खाने की नली सिकुड़ जाती है, तो इसको हम कहते हैं ईसोफेजियल स्ट्रिक्चर। तो ऐसे तमाम कारण हैं जिसमें खाने की नली सिकुड़ जाती है। जैसे कि इसमें कुछ बिनाइन रीज़न होते हैं जिसमें कैंसर नहीं होता, वो होते हैं जैसे पेप्टिक स्ट्रिक्चर। किसी को अगर लगातार बहुत समय से एसिड मुंह की तरफ आता है पेट में से, यानी गर्ड की बीमारी है, तो हमेशा अल्सर बनने के कारण अल्सर बनते हैं, हील होते हैं, धीरे धीरे वो हिस्से में सिकुड़न आ जाती है, तो इसे हम पेप्टिक स्ट्रिक्चर कहते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बहुत गलती से या दुर्भाग्यवश सुसाइड करने के उद्देश्य से एसिड पी लेते हैं या अल्कली पी लेते हैं, जो टॉयलेट क्लीनर पी लेते हैं, तो उनकी खाने की नली में छाले होते हैं और जब वो छाले भरते हैं तो नली सिकुड़ जाती है। ऐसा अमूमन एसिड पीने के 4 से 6 हफ्ते बाद होता है और वो इतना बुरी तरह से सिकुड़ जाता है कि खाना पहले नहीं जाता, बाद में पानी की बूंद जाना भी बंद हो जाती है। ये 2 बहुत कॉमन कारण हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिसमें खाने की नली में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन रुकावट आती है। पहले छाले बनते हैं और बाद में वो सिकुड़ने लगते हैं। इवन बहुत सी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें पिल इंड्यूस्ड ईसोफेजाइटिस होता है, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन होती है, तमाम तरह के पेन किलर्स होते हैं। इनमें पहले छाले बनते हैं और फिर बाद में नली सिकुड़ जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसको असल में सिकुड़न कहेंगे, हालांकि वो स्ट्रिक्चर की कैटेगरी में नहीं आती है, और उसे कहते हैं एकेलेजिया कार्डिया। यानी कि खाने की नली का निचला भाग टाइट होता है और खाने का टुकड़ा जब नीचे आता है तो वो खुलने से इनकार करता है। इसी स्थिति में खाने की नली की जो मसल्स होते हैं वो भी काम नहीं करते। इसको एकेलेजिया कार्डिया कहते हैं। तो आज सवाल ये है कि खाने की नली जब सिकुड़ जाए तो क्या इसको एंडोस्कोपी के द्वारा ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, इस प्रोसेस को कहते हैं ईसोफेजियल डायलेटेशन, यानी रास्ते का चौड़ा होना, चौड़ा करना। इसके लिए कुछ यंत्र ज़रूरी होते हैं जिन्हें डायलेटर कहते हैं। तो डायलेटर भी 2 तरह के होते हैं। एक तो बूजी डायलेटर्स होते हैं जिनको एक पहले एंडोस्कोप के ज़रिए पेट में एक वायर डाला जाता है और वायर के ऊपर इन डायलेटर्स को चलाकर चौड़ा कर दिया जाता है। तो ये साइजेज़ में आते हैं, 5 mm से लेकर 15 mm तक आते हैं। तो आप एक एक करके धीरे धीरे उस रास्ते को चौड़ा कर सकते हैं बड़े से बड़ा डायलेटर डाल के। दूसरे होते हैं बैलून डायलेटर्स, जो बहुत से साइजेज़ में आते हैं। जैसे गुब्बारे को आप एक जगह पर फिक्स करते हैं और उसको फुला देते हैं तो वो रास्ता चौड़ा हो जाता है, तो बैलून डायलेटेशन इसे कहते हैं। तीसरा, जैसे मैंने बताया, एकेलेजिया कार्डिया के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि न्यूमेटिक डायलेटेशन जिनको कहा जाता है। वो भी एक तरह के बैलून ही होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बैलून होते हैं और रीयूजेबल बैलून होते हैं। उसके ज़रिए हम एक बैलून से कई पेशेंट्स का डायलेटेशन कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा डिफरेंट इसलिए होता है कि उसमें बहुत फोर्स से डायलेटेशन करना होता है, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें खाने के नली के निचले मसल्स टाइट होते हैं। जो सर्कुलर मसल्स होते हैं वो टोटली बंद कर रखते हैं हिस्से को। तो जब आप वहाँ एक मसल्स बैलून को फुलाते हैं और फोर्स से फुलाते हैं तो वो रास्ता खुल जाता है। पर अक्सर एकेलेजिया कार्डिया में ये पद्धति टेम्परेरी होती है। परमानेंट इलाज के रूप में एंडोस्कोपी के द्वारा एक विधि होती है जिसे कहा जाता है पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटॉमी, जिसका एक्रोनिम है पोएम। सो पोएम पद्धति आज मानी हुई पद्धति है एकेलेजिया कार्डिया के लिए। इसके अलावा तीसरा, सर्जरी से भी इसका इलाज होता है, पर आज हम मेनली बात कर रहे हैं एंडोस्कोपी के द्वारा खाने की नली को दुरुस्त करने की। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम एंडोस्कोप से पहले देखें कि कहाँ रुकावट है। बहुत से केसेस में एंडोस्कोप अंदर ही नहीं जा पाता क्योंकि रास्ता इतना सिकुड़ गया है। तो उस केस में हम लोग पहले बेरियम का एक्सरे लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि रुकावट कहाँ पर है और कितनी है। या हम बहुत सारे केसेस में सीटी स्कैन की मदद भी ले सकते हैं, जिससे हमको ये आइडिया मिल जाता है। तो जब जांच पूरी हो जाती है तो हम दोबारा एंडोस्कोप अंदर डालते हैं, इस बार डायलिटेशन के उद्देश्य से। तो एक फ्लोरोस्कोपी यानी एक एक्सरे मशीन के ऊपर पेशेंट को लिटाकर एंडोस्कोपी की जाती है और एक वायर होता है जिसको कि आगे डाल दिया जाता है उस सकरे हिस्से के पार, और फिर सकरे हिस्से को डायलेट किया जाता है। ये प्रक्रिया करीब 5-10 मिनट में होती है, लेकिन अच्छा होता है कि पेशेंट को सिडेशन या हल्के एनेस्थीसिया में किया जाए, क्योंकि इसमें दर्द भी हो सकता है। ये प्रोसेस काफ़ी सेफ़ है, हालांकि ऐसा नहीं कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती।
2 से 4% केसेस में ईसोफेगस में लीकेज हो सकता है, इसको ईसोफेजियल परफोरेशन कहते हैं। अगर सफाई से और ध्यान से ये टेक्निक की जाए तो अक्सर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। प्रॉब्लम ये है फूड पाइप के स्ट्रक्चर्स के साथ कि जब आप इसको डायलेट करते हैं तो ये फिर से कुछ दिन में 2 हफ्ते 4 हफ्ते में जब हीलिंग होती है तो फिर से सिकुड़ जाते हैं। तो ऐसे हमारे बहुत से पेशेंट हैं जिनको हम पहले हर हफ्ते डायलिटेशन के लिए बुलाते थे और बाद में धीरे धीरे उनमें सुधार आने पर अभी भी 1 से 2 महीने में एक बार डायलिटेशन कराने आते हैं। फिर भी ये विधि ज़्यादा सुगम है इसके मुकाबले कि उनका फूड पाइप में सर्जरी की जाए, जो कि छाती के बीचों बीच स्थित होता है हार्ट के पास। वहाँ की सर्जरी आसान नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो सर्जरी नहीं की जा सकती, वहाँ भी सर्जरी के द्वारा रास्ते को खोला जाता है और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे हमारी बड़ी आंत का हिस्सा वहाँ लाकर लगा दिया जाता है, ताकि जो फूड पाइप ख़राब हो गया है, सकरा हो गया, उसकी जगह ये एक ट्यूब की तरह काम करे। तो ऑप्शन बहुत से हैं। अगर व्यक्ति का खाना अटकता है तो ज़्यादातर केस में एंडोस्कोपी के द्वारा डायग्नोसिस होता है और एंडोस्कोपी के द्वारा ही इलाज होता है और ये काफ़ी सफल टेक्निक है। धन्यवाद।